ब्रेन हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन जो कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, और ये ब्रेन बॉडी के किस सिस्टम में आता है, उस सिस्टम को कहते हैं नर्वस सिस्टम। और अगर इसी नर्वस सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी सिग्नल अच्छे से सेंड या फिर रिसीव ना हो, तो फिर उस डिजीज को कहते हैं न्यूरोलॉजिकल डिजीज। माय नेम इज अनीस कुरैशी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज का हमारा टॉपिक है न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस विद टाइप्स, सिम्टम्स, कॉजेज एंड प्रिकॉशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। Was made by a committee of 6 neurologists who reviewed each patient's file. The patients will still receive treatment and, in some cases, further testing from the Mind Clinic. जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है वो कंसिस्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम से। इसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें आते हैं न्यूरॉन्स जो कि पेरिफेरी में होती हैं, स्पाइनल नर्व्स होती है, क्रेनियल नर्व्स होती है, और जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिक काम करता है। इसी नर्वस सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी सिग्नल अच्छे से सेंड ना हो, रिसीव ना हो, तो फिर उस प्रॉब्लम को कहते हैं न्यूरोलॉजिकल डिजीज। न्यूरोलॉजिकल डिजीज के मल्टीपल कॉज हो सकते हैं। ये जेनेटिक भी हो सकता है, यानी कि पेरेंट्स से उनके बच्चों को आ जाए। ये कंजेनिटल भी हो सकता है, यानी कि बाय बर्थ भी हो सकता है। ये इन्फेक्शन से भी हो सकता है। ये एनवायरमेंटल हेल्थ से भी हो सकता है, जिसको माल न्यूट्रिशन कहते हैं, उस चीज़ से भी हो सकता है। ट्रॉमा से भी ये हो सकता है, या लाइफस्टाइल से भी ये हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस बहुत सारे होते हैं। इनमें से कुछ कॉमन होते हैं, कुछ रियर होते हैं। रियर यानी कि बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिजीज में जो सबसे पहले आता है उसको कहते हैं अल्जाइमर्स डिजीज। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीज होता है। इसको इरिवर्सिबल डिमेंशिया भी कहते हैं। डिमेंशिया का मतलब होता है ग्रेजुअल लॉस ऑफ मेमोरी, इंटेलेक्ट, रेशनल थॉट्स या फिर सोशल स्किल्स। इन सारी चीज़ों में ग्रेजुअल लॉस होना। यह इफेक्ट करता है ओवर या फिर आफ्टर द एज ऑफ 60 या फिर 65। जैसे कि आपको पता है कि हमारे ब्रेन में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमारे सिग्नल सेंड एंड रिसीव करते हैं बाय द केमिकल, जिसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। यह जो अल्जाइमर्स डिजीज होता है ये इफेक्ट करता है इन सारे केमिकल्स पे या फिर इन न्यूरॉन्स पे। तो फिर इन न्यूरॉन्स का कनेक्शन या तो लूज हो जाता है या फिर सेल्स का काउंट कम हो जाता है। जिन लोगों को अल्जाइमर्स डिजीज होता है उनको लॉन्ग टर्म केयर एंड सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको घर का एड्रेस नहीं पता होता है, क्योंकि ग्रेजुअल लॉस ऑफ मेमोरी होता है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है, ये सारी चीज़ें उनको याद नहीं रहती हैं। तो फिर उनको लॉन्ग टर्म केयर एंड सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अल्जाइमर्स डिजीज के 2 मेन टाइप्स होते हैं। एक को कहते हैं स्पोरेडिक अल्जाइमर्स डिजीज, यानी कि वो डिजीज जो इफेक्ट करते हैं आफ्टर द एज ऑफ 65। दूसरे को कहते हैं फैमिलियर अल्जाइमर्स डिजीज, यानी कि वो डिजीज जो इफेक्ट करते हैं बाय द जेनेटिक, बाय द हेरिडिटी। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो एट द अर्ली स्टेज इसमें कोई भी सिम्टम नहीं होता है, लेकिन विद द इंक्रीजिंग ऑफ द सीवियरिटी ऑफ डिजीज इसमें लॉस ऑफ मेमोरी होता है, डिक्लाइन इन सोशल वर्क्स, यानी कि जो सोशल काम होते हैं उनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना, अनप्रेडिक्टेबल इमोशंस यानी कि अनइवन इमोशंस आना, अचानक कोई भी फीलिंग, कोई भी इमोशन आना, या फिर डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द वर्ड्स, यानी कि कोई भी चीज़, किसी भी बात का कोई भी आंसर देने में इंसान को डिफिकल्टी होना, या फिर टेकिंग लॉन्ग टाइम टू डू टास्क, किसी भी छोटे से काम में लंबा या फिर ज़्यादा टाइम लगाना। ये सारे सिम्टम्स किसके हैं? अल्जाइमर्स डिजीज़ के। अल्जाइमर्स डिजीज के मेनली 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहले वाले को कहते हैं माइल्ड, जिसमें कम केयर एंड सपोर्ट की ज़रूरत होती है। दूसरे को कहते हैं मॉडरेट, जिसमें ज़्यादा केयर या ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और लास्ट वाले को कहते हैं एडवांस्ड, जिसमें सपोर्ट एंड केयर की ज़रूरत होती है। अगर हम इसके काजेज की बात करें कि किन किन चीज़ों से अल्जाइमर्स डिजीज होता है, इनमें सबसे पहले आते हैं एमोलाइड प्लीक्स, यानी कि डिपॉजिट्स जमा हो जाना आउटसाइड द ब्रेन। सेकंड काज में आता है न्यूरोफाइब्रिलरी टेंजल्स, यानी कि डिपॉजिट्स जमा हो जाना इनसाइड द ब्रेन डिपॉजिट्स जमा हो जाना। थर्ड टाइप ऑफ काज ये है कि न्यूरोनल डेथ, यानी कि न्यूरॉन्स जो होती है हमारी ब्रेन में, जो न्यूरॉन सेल्स होती हैं उनका डेथ होना, उनका काउंट कम होना, जिनकी वजह से उनका कनेक्शन बिटवीन द सेल्स बहुत ही वीक हो जाता है। फोर्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ काज जो होता है उसको कहते हैं जेनेटिक, यानी कि पेरेंट से उनके बच्चों में आना।
अगर हम डायग्नोज की बात करें तो कोई भी ऐसा सिंगल टेस्ट नहीं है जो कि अल्जाइमर्स डिजीज को डायग्नोज कर सकता है। इसमें पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, यूरिन टेस्ट एंड कुछ ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं और लास्ट में कुछ मेडिकल इमेजिंग टेस्ट भी किए जाते हैं इस चीज को डायग्नोज करने के लिए। सेकंड टाइप ऑफ डिजीज में आता है बेलीज पल्सी। बेलीज पल्सी का मतलब होता है सडन वीकनेस और पैरालाइज ऑफ द वन साइड ऑफ द फेस, यानी कि चेहरे के एक हिस्से में या तो वीकनेस आना या फिर पैरालाइज होना, जिसकी वजह से हमारा फेस प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाता है। यह क्यों होता है? जब फेशियल नर्व में इन्फ्लेमेशन हो जाती है या फिर डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से सिग्नल अच्छे से न सेंड होते हैं न फिर रिसीव होते हैं, फिर बेलीज पल्सी होता है। ये मोस्टली टेम्परेरी होता है और ज़्यादातर लोगों में 2 हफ्तों में ठीक हो जाता है अच्छे से। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इनमें सबसे पहले आता है फीलिंग वीकनेस ऑन द वन साइड ऑफ फेस, यानी कि चेहरे के एक हिस्से में वीकनेस फील करना, पैरालाइज फील करना, या ऑटोमेटिकली ड्रॉपिंग ऑफ द आईलिड, यानी कि आईलिड खुद ही बंद होना, या फिर डिफिकल्टी इनटू द क्लोजिंग ऑफ द आई को क्लोज करने में डिफिकल्टी होना, डिफिकल्टी इन पंपिंग ऑफ द चीक्स, यानी कि चीक्स को पंप करने में डिफिकल्टी होना, यानी कि जब इंसान फूंक चढ़ाए चीक्स में उसमें डिफिकल्टी होना, प्रॉपरली फूंक इंसान नहीं चढ़ा पाता है, या डिफिकल्टी इन क्लोजिंग द माउथ, माउथ को प्रॉपरली क्लोज करने में इंसान को डिफिकल्टी होना, डिफिकल्टी इन ईटिंग या फिर ड्रिंकिंग, खाने में इंसान को डिफिकल्टी होना, यानी कि चबाने में इंसान को डिफिकल्टी होना, या फिर पीने में, कुछ भी पीने में इंसान को डिफिकल्टी होना, शिफ्टिंग ऑफ द माउथ टू द वन साइड, यानी कि एक ही साइड मुंह का हो जाना। इसमें कभी कभी फेशियल पेन भी रहती है एंड हेडेक भी होता है, किसमें? बेलीज पल्सी में। अगर हम इसके काजेस की बात करें कि किन किन चीज़ों से हो सकता है, सबसे पहले तो इन्फेक्शन से होता है, उसके बाद लो टेम्परेचर जिसको हाइपोथर्मिया भी कहते हैं, यानी कि इंसान कम टेम्परेचर में रहना या फिर कम टेम्परेचर फील करना, इस वजह से भी होता है। ओवर थिंकिंग से भी हो सकता है, इंसान ज़्यादा सोचता है जिसकी वजह से ब्रेन पे ज़्यादा असर पड़ता है, या फिर पुअर स्लीपिंग हाइजीन, लेट सोना, प्रॉपरली नहीं सोना, जिसकी वजह से बेलीज पल्सी हो सकता है। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले आता है वार्मथ ऑन द फेस, यानी कि फेस में प्रॉपरली टेम्परेचर मेंटेन रखना, फिजिकल एक्सरसाइज जो फेस की फेशियल एक्सरसाइज होती हैं वो रेगुलरली करना, फिजियोथेरेपी रेगुलरली करना, मेडिकेशन रेगुलरली लेना। फेशियल एक्सरसाइज से क्या होता है, जो हमारी फेशियल नर्व होती है वो प्रॉपरली फंक्शन करती है और वार्मथ रहती है फेस पे। थर्ड टाइप ऑफ डिजीज में आता है सेरेब्रल पल्सी। सेरेब्रल पल्सी का मतलब होता है कंडीशन दैट इफेक्ट्स द बॉडी मूवमेंट्स, वो कंडीशन जो इफेक्ट करे बॉडी मूवमेंट्स को। क्यों? ड्यू टू द ब्रेन इंजरी, जब ब्रेन में कोई इंजरी हो जाए जिसकी वजह से बॉडी मूवमेंट्स में इफेक्ट पड़ सकता है। ये कंजेनाइटल भी हो सकता है, यानी कि बाय बर्थ भी हो सकता है और आफ्टर बर्थ भी हो सकता है। ब्रेन में कैसे इंजरी हो सकती है? कभी कभी ट्रॉमा होता है या फिर इंसान फॉल फ्रॉम हाइट हो जाता है, उसी वजह से ब्रेन में इंजरी हो सकती है, तो फिर सेरेब्रल पल्सी हो सकता है। ये टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि ब्रेन को कितनी इंजरी हुई है। ये हियरिंग पे भी असर करता है, यानी कि सुनने की कुव्वत पे भी ये असर करता है, विजन पे भी ये असर करता है, थिकनिंग पे भी असर करता है, बॉडी के पोस्चर जो बैलेंस है उस पर भी ये बहुत असर करता है। कौन? सेरेब्रल पल्सी। क्यों होता है? ड्यू टू द ब्रेन इंजरी। अगर हम इसके डायग्नोज की बात करें तो इनमें सबसे पहले आता है फिजिकल एग्जामिनेशन किए जाते हैं, बॉडी के वाइटल्स चेक किए जाते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं और फिर डायग्नोस्टिक टूल्स भी किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल सीटी, एक्सरे, एमआरआई, ये सारी चीज़ें भी इस चीज़ को डायग्नोज करने के लिए किए जाते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ डिजीज में आता है MND, यानी कि मोटर नर्व डिजीज या फिर मोटर नर्व डिसऑर्डर। ये ग्रुप ऑफ डिजीज होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं मोटर न्यूरॉन्स को। इनमें क्या हो जाता है, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो डिजेनरेट होते हैं, फिर डाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन वीक एंड वीकर हो जाता है। इसमें कभी कभी पेशेंट पैरालाइज भी होता है। ये मोस्टली इफेक्ट करता है आफ्टर द एज ऑफ 50s। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इनमें सबसे पहले आता है जनरल वीकनेस ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी में जनरल वीकनेस फील करना, पैरालाइज ऑफ द एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी में कोई भी पार्ट पैरालाइज होना जो कि सिम्टम है MND का, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि इंसान को जो विल है, पावर है, उसमें कॉन्शियसनेस ना होना,
फिफ्थ टाइप ऑफ डिजीज में आता है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी का मतलब होता है कंडीशन वायर पेशेंट है या पर्सन है मल्टीपल नंबर ऑफ सीजर्स, यानी कि पेशेंट या फिर पर्सन को मल्टीपल नंबर ऑफ सीजर्स आना। याद रहे एक सीजर एपिलेप्सी नहीं होता है, मल्टीपल नंबर ऑफ सीजर्स को कहते हैं एपिलेप्सी। और वही सीजर्स जो कम से कम 1 to 3 मिनट्स तक अनकंट्रोल्ड हो उनको कहते हैं एपिलेप्सी। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले तो है मल्टीपल नंबर ऑफ सीजर्स आना, जो कि इसको डिफाइन करता है कि एपिलेप्सी है। दूसरा है अनयूजुअल जर्क्स, इंसान अनयूजुअल बॉडी जर्क्स फील करना। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इंसान अपने पावर या विल में न रहना। अगर हम इसके कॉजेज की बात करें यानी कि किन किन चीज़ों से हो सकता है, इनमें सबसे पहले आता है फैमिली हिस्ट्री, यानी कि जेनेटिक भी हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज ये है कि ब्रेन इंजरी ड्यू टू ट्रॉमा या फिर फॉल फ्रॉम हाइट, जिसकी वजह से ब्रेन में इंजरी होती है और फिर एपिलेप्सी और भी बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं। मेनिंजाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन इनटू द ब्रेन टिश्यूज, यानी कि ब्रेन लेयर्स में इन्फ्लेमेशन होना जिसकी वजह से एपिलेप्सी हो सकता है। या ज़्यादातर अल्कोहल पीना, मच मोर ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल से भी एपिलेप्सी होता है, जिसकी वजह से इंसान को एलओसी यानी कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। अगर हम इसके प्रिकॉशंस या फिर ट्रीटमेंट की बात करें तो इनमें सबसे पहले आता है लॉन्ग टर्म मेडिसिन, यानी कि लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस लेना, फिजिकल एक्सरसाइज करना, से नो टू अल्कोहल, अल्कोहल न पीना, से नो टू स्मोकिंग, स्मोकिंग न करना, और अपने घर में फैमिली के साथ रहना, बिहेवियरल डिसऑर्डर न होना। तो यहाँ तक 5 इंपॉर्टेंट न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस कंप्लीट होते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।